हम लोग आज क्या देखो पढ़ेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सब पढ़ लिए थे ना ये सब। देखो ये म्यूटेशन, अच्छा एक बात बता देना, जो ये हम लोग म्यूटेशन पिछले क्लास में पढ़े थे, इसके बारे में जो कुछ बताए थे कि म्यूटेशन क्या होता है और ये कैसे बनता है, और इसमें जो दो टाइप का म्यूटेशन था, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, है ना। और इसका डिटेल स्टडी अभी हम लोग जब आगे वो पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, तो उसमें ज्यादा और डिटेल मिलेगा। ज्यादा डिटेल में तो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे बस ये दिखा देगी, ये पॉइंट म्यूटेशन कहाँ होता है, सिकल सेल एनीमिया। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में बहुत सारे डीएनए सीक्वेंस में पेयर में चेंज हो जाता है, इसे पढ़े थे। और जब हम लोग वो पढ़ेंगे, जब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ेंगे, देखो उसमें क्या देखने को मिलेगा, जो हमारे डीएनए का सीक्वेंस होता है, जैसे जानते हो इसके सीक्वेंस में इस तरह के कुछ वो होते हैं, जो होते हैं नाइट्रोजनस बेस। जैसे तुम लोग शायद देखे सुने होंगे कहीं ना कहीं पिछले क्लासेस में, जो नाइट्रोजन में होते हैं ये A, T, C, G, U, इसका नाम सुने हो। हाँ, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल, है ना। ये इसके नाइट्रोजनस बेस हैं। दो टाइप होता है, एक होता है प्यूरिन, एक होता है प्रिमिडिन। इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जो ये जो डीएनए हम ऐसे हम लोग बनाते हैं ना, सभी डीएनए का, सबके डीएनए का अपना अपना सीक्वेंस होता है। बात समझ गए ना। जिस जिस सेल का डीएनए होगा उसको सबका सीक्वेंस होगा। उसको जब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो पूरा एकदम पहले इसको समझाएंगे कि ये सीक्वेंस कैसे बनता है, तब जो म्यूटेशन हो रहा है वो और समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि जो हम अगर बात कर डीएनए की बात कर लें, तो डीएनए में जो ये यूरेसिल है ये नहीं पाया जाता, ये आरएनए में पाया जाता है। तो अगर इसको हटा देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ATCG। ये क्या बोलते हैं इसको, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। इन 4 कोड से मिला के उसका सीक्वेंस बनता है किसी के भी डीएनए का, और ये सीक्वेंस सबका अलग अलग होता है। इसीलिए तुम लोग सुनोगे ना, किसी के डीएनए टेस्ट हो रहा है या जो उसको फिंगर प्रिंटिंग बोलते हैं, तो उसमें यही सब सीक्वेंस को देखा जाता है। अब इसे मान लो अगर हम सीक्वेंस इसका बनाएंगे, मान लो ATCG, फिर CTAGCTAGC, ऐसे बनता चला जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है, ये सीक्वेंस सबका अलग अलग होता है, और ये सीक्वेंस अलग अलग होने से सबका कैरेक्टर देखने को अलग मिलता है। अगर मान लो कोई ये तरीके का सीक्वेंस है, अगर मान लो यहां से ये वाला जी निकाल के इसको हम बाहर कर दें, तो इसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। बस समझ गए ना। या कभी ऐसा हो कि इसको निकाल के यहां लगा दें और इसको निकाल के यहां लग जाएगा, ये क्या माना जाएगा, म्यूटेशन माना जाएगा। बस समझ गए ना। तो इस तरह से म्यूटेशन हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो और बात समझ में आएगी। अब देखो हम लोग को जो पढ़ना है आज हम लोग को पढ़ना है ये जेनेटिक डिसऑर्डर। बस में रहो, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अपने पेरेंट्स से बच्चों में जाती हैं, जो जीन से रिलेटेड है, वो उसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। बस में रहो ना। अब देखो इसमें जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये दो टाइप होता है, एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इस बात को ध्यान समझो। जैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब ये हुआ कि मेंडल साहब जो बोले थे कि हाँ, अगर तुम किसी दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्रॉस कराओगे तो जो कुछ रेशियो देखने को मिलेगा वो 9:3, 3:1 या 3:1 या 1:1, जो यह समथिंग रेशियो देखने को मिलेगा। अगर उसके अकॉर्डिंग ना आए तो उसको हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। तुम डाउनलोड बाद में कर लेना, थोड़ा इधर ध्यान दो भी। लगा दिए हो क्या, डाउनलोड कर दिया तो उसको रख दो भी, जब हो जाएगा तो हमको बताना। अभी इस पे ध्यान दो, समझ गए। अब देखो उसको क्या बोलेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर। और एक दूसरा सुनो ध्यान से, जो क्रोमोसोम होता है, जैसे मान लो ह्यूमन के अंदर कितना क्रोमोसोम होता है, बोलो तुम बोलो, ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम होता है, 46। तो अगर मान लो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होता है, अच्छा इसमें दो टाइप होता है, कौन कौन सा, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर इसके क्रोमोसोम के नंबर पे या उसके साइज में या उसके किसी भी और चीजों में कोई वेरिएशन देखने को मिलता है, तो उसको उस वजह से जो डिसऑर्डर देखने को मिलता है उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बस समझ गए ना। जैसे मान लो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, मान लो किसी में 47 हो जाए, या किसी में एक कम हो जाए, या किसी में किसी एक छोटा सा पार्ट कट करके कहीं और चला जाए, तो वो क्या कहलाएगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाएगा। बस समझ गए ना। तो ये दो टाइप की इसमें बीमारियां देखने को मिली जेनेटिक डिसऑर्डर में। अब देखो पहला आएगा मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब देखो इसको पहले समझते हैं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में तो ये क्या होता है, ये काज्ड बाय द अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द
सिंगल जीन, मतलब एक सिंगल जीन में उसमें अल्टरनेशन, मतलब इसका निकल के उसमें चला जाएगा या उसका इसमें चला जाएगा, या उससे या उसमें कुछ ऐसा चीज है उसका म्यूटेट होकर कहीं और निकल गया, म्यूटेट होकर बदल गया, तो उससे जो बीमारियां होती हैं उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या बीमारी है। एक बीमारी है हीमोफीलिया, एक बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस, एक बीमारी है सिकिल सेल एनीमिया, और एक बीमारी है फिनाइलकेटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। इतनी सारी बीमारियां हैं। इन सभी बीमारियों का नाम तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या क्या आएगा। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकिल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, थैलेसीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम की जितनी बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां किसमें आएगा, मेंडेलियन डिसऑर्डर में आएगा। बस समझ गए ना। अब देखो इसमें जो कुछ होगा, द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन द फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है पेडिग्री एनालिसिस। अब इसको ध्यान समझो, जैसे इस बीमारी को हम कैसे ट्रेस करेंगे कि जेनेटिकल डिसऑर्डर है, या अगर उसके पेरेंट्स में है तो बच्चों में, या कैसे जाएंगे, इस तरह से उसको अगर ट्रेस कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें उसकी पेडिग्री को समझना पड़ेगा। और पेडिग्री का मतलब ये होता है कि हम उसका पूरा जो फैमिली ट्री होता है ना, उसको समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर हम एग्जाम्पल बना दिए तो यहाँ पे एक मदर थे और इधर फादर है ना, इन दोनों से जो बच्चे हुए है ना, ऐसे। अब इनका शादी विवाह हुआ, इनके बच्चे हुए, फिर इनका शादी विवाह हुआ, ऐसे होता है तो पूरा एक फैमिली ट्री बनेगा। तो मान लो ऐसा देखा जाता है कि यहाँ इसको कोई बीमारी नहीं थी, इसको बीमारी थी, ये बीमारी यहाँ पे आ गई, या इन दोनों में से किसी को बीमारी नहीं थी लेकिन फिर भी यहाँ एक बीमारी देखने को मिल गई। बस समझ रहे हो ना। तो ये इसको पेडिग्री बोलते हैं। अभी आगे एक चैप्टर आएगा पेडिग्री, मतलब टॉपिक आएगा पेडिग्री एनालिसिस कैसे करते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें इसको देख के हम बता पाएंगे। जैसे देखो मेंडल साहब जो थे वो एक्सपेरिमेंट करके तुरंत बताए थे। मटर का पौधा लिए, कौन टाल है कौन करिए, क्योंकि 6 महीने का समय है, और जिसका मानो उसका क्या कर दिए थे, क्या क्रॉस करा दिया अपने मन से। अब ह्यूमन में तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, पहली बात तो उसका लाइफ स्पैन ज्यादा है। अब देखो एक बात तो उसका लाइफ स्पैन ज्यादा है, दूसरी बात ये कि आप किसी को किसी के मन से क्या कैसे क्रॉस थोड़ी करा दोगे। अब बोल दो कि यार उसकी बीमारी थी तो हम तुम्हारा चेक करना चाहते हैं, तुम्हारी शादी एक नॉर्मल से कराएंगे, उसके जो बच्चे होंगे हम उसको देखना चाहते हैं, कोई ऐसा कहेगा नहीं करेगा। तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा, संभव नहीं है। बस समझ रहे हो ना। तो अगर इस तरह संभव हो जाता तो क्रॉस करा के मान देख लिया था, ठीक है क्या रिजल्ट आएगा। तो उससे उसकी पेडिग्री देखा जाता है कि तुम बताओ तुम्हारे पेरेंट्स को बीमारी थी कि नहीं थी, बोलेगा नहीं थी। तुम्हारे बाबा को थी कि नहीं थी, नाना को थी कि नहीं, सब पूरा जान के पूरा बता देंगे अच्छा ये उसको नहीं थी, बीच में फिर आ गई, फिर अगले उसके बच्चों चली गई, इसका मतलब हो सकता है ये एक्स पे हो गया, वाई पे होगा, ऐसा कुछ बताएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। बस समझ गए ना। तो ये जो काम ये जो होता है वो सब किस में होता है, ये पेडिग्री एनालिसिस में होता है। अब देखो यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी डोमिनेंट और रिसेसिव। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा या तो डोमिनेटिंग कंडीशन में होगा या तो रिसेसिव कंडीशन में होगा। जैसे मेंडल ने बताया था ना कि जैसे उसके 2 कैरेक्टर होते हैं ट्रेट, एक डोमिनेंट ट्रेट, एक होता है रिसेसिव ट्रेट। तो हो सकता है बीमारी रिसेसिव ट्रेट में आई या हो सकता है बीमारी डोमिनेंट ट्रेट में आए, तो वो दोनों प्रकार हो सकता है ना। अब ये पेडिग्री एनालिसिस हेल्प टू अंडरस्टैंड इधर द ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। इस पेडिग्री से हम इसी बात को समझ पाएंगे कि बीमारी डोमिनेटिंग है कि रिसेसिव है। जैसे हम बता दें कि मान लो उसके जो परदादा थे उसको कोई बीमारी नहीं थी, अब उसके जो अगली संतान हुई उनको बीमारी हो गई, फिर अगले वालों को फिर बीमारी नहीं हुई, फिर अगले वाले को हो गई। तो मतलब एक जनरेशन छोड़ के आ रहा है। तो इसका मतलब जो बीमारी है वो रिसेसिव टाइप की है। अगर सभी जनरेशन में वो बीमारी आती कि मान लो उसमें भी थी, उसके दादी को थी, उसके पापा को आई, या उसके बुआ को गया, या उसको सब में आता है जनरेशन में, तो वो बीमारी डोमिनेटिंग कहलाती। बस समझिए ना। तो ये अलग अलग अभी इसको अभी समझाएंगे जब पेडिग्री पढ़ाएंगे, तो ये बीमारियां कुछ अलग अलग टाइप की है। अब देखो यहाँ पे जो ये बीमारी है उसमें दिया गया था बहुत सारी बीमारी थी, लेकिन कुछ बीमारियों को इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझना है। जैसे कि हीमोफीलिया है ना। अब देखो हीमोफीलिया का मतलब क्या होता है, ये कैसे होती है देखो मिलती है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो इसको रॉयल डिजीज बोला जाता है। रॉयल डिजीज को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सबसे पहले एक रानी थी विक्टोरिया,
नाम सुने होंगे। तो सबसे पहले उसको मिली वो कैरियर पाई गई थी। अभी कैरियर का मतलब समझा रहे हैं, तो आप पहले इसको समझ जाओगे, ये इसको रॉयल डिजीज बोलते हैं। अब देखो ये जो होती है ये सेक्स लिंक्ड, या अब सेक्स लिंक में एक्स की वाई तो कौन सा, एक्स लिंक्ड। और क्या है, ये रिसेसिव डिजीज है। ये बात एकदम याद करना पड़ेगा। कौन, जो हीमोफीलिया है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। इसका मतलब ये हुआ, इसे ह्यूमन में एक्स और वाई और एक्स और एक्स ये क्रोमोसोम होता है, समझ पा रहे हो। ह्यूमन में ये 2 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये बीमारी जब भी होगी केवल एक्स क्रोमोसोम पे देखने को मिलेगी, वाई क्रोमोसोम पे इसका कोई नाता इसका नहीं है। बस समझ गया। अब ये देखो इसमें, अब देखो इसमें होता क्या है, इन दिस प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड। जैसे क्या होता है कि हमारे ब्लड में एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। बस समझ रहे हो। जैसे जब कभी किसी की कहीं पे चोट लग जाता है तो थोड़ी देर बाद ब्लड क्लॉट हो गया, ब्लड बहना बंद हो जाता है। बस समझ रहे हो ना। जैसे मान लो कि अगर थोड़ा मोटा लग गया तो तुम कुछ मत करो, फिर भी अपने आप वो बंद हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। अभी कभी ज्यादा छिला गया तो फिर पट्टी बांधना पड़ता है। तो उसमें जो ब्लड बंद होता है उसको क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं। अब वो क्लॉटिंग फैक्टर एक प्रकार का प्रोटीन है। अगर उसके अंदर किसी के अंदर वो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं रहेगा तो ब्लड अगर कहीं इंजरी हो गई तो अब वो ब्लड अपने आप क्लॉट नहीं होगा, वो हमेशा बहता रहेगा। तो अब अगर ब्लड हमेशा बहता रहेगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो वो क्या होगा, उसकी डेथ हो सकती है। तो जिसके अंदर ये बीमारी होती है उसके अंदर यही होता है कि जो ब्लड का क्लॉटिंग फैक्टर है वो अफेक्टेड हो जाता है। अब अफेक्टेड हुआ तो अब वो पूरा तरीके से वो दवाई पे चलेगा, नहीं जब भी उसका कटेगा वो रुकेगा नहीं। अरे मतलब इंजरी होगी तो जब उसकी इंजरी होगी क्या होगा, उसका ब्लड निकलना बंद नहीं होगा। अब देखो, अब यहां पे लिखा है एक सिंपल कट रिजल्ट इन द नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। मतलब एक थोड़ा सा भी अगर कट हो गया तो ये बिल्कुल नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी। यहाँ पे दिस डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय द 2 एलील्स। अब बताओ एलील मतलब क्या होगा यहाँ पे, हाँ एलील मतलब फैक्टर या जीन, वही है जीन है फैक्टर। मतलब जैसे कि हर बीमारी को कंट्रोल कौन करता है, जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलील, ये क्या बोलेंगे, फैक्टर। समझ ना। अब वो जो जीन कंट्रोल का उसका नाम देख लो, ये कैपिटल एच और स्मॉल एच 2 टाइप का उसका नाम है। जो कैपिटल एच है वो होता है, वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल एलील है। और जो स्मॉल एच है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीमोफीलिया। इसे अगर मान लो हम किसी मान लो ऐसे लिख दिए, इसे अगर हम यहाँ पे किसी क्रोमोसोम बना दिए, अच्छा बना ही है, ये दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है XX, मतलब ये फीमेल है और कैपिटल एच है। इसका मतलब अगर उसके ऊपर कैपिटल तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगी। अगर एक कैपिटल एच है एक स्मॉल एच है, इसका मतलब दोनों पे होना चाहिए था, लेकिन एक पे बीमारी है एक पे बीमारी नहीं है, तो ऐसी फीमेल को कैरियर फीमेल बोलते हैं। बस समझ गए ना। देखा जाए तो वो हेटेरोजाइगस फीमेल कहलाएगी और वो कैरियर कहलाएगी। और अगर किसी एक पे ही है तो उसके अंदर उसका सिम्टम दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब उसकी अगली पीढ़ी आएगी तो हो सकता है उसकी अगली पीढ़ी में बीमारी ट्रांसफर हो जाए। तो जो रानी विक्टोरिया थी वो कैरियर थी, समझ गए ना, वो हीमोफीलिया की कैरियर थी और वो रानी ही थी। अब वो बीमारी कहाँ गई, रानी के घर में। अब रानी रॉयल फैमिली होती है, इसलिए उसका बोल दिया गया रॉयल डिजीज। बस समझ गए, कैसे कैसे नाम रख देते हैं, समझ गया ना। जैसे कि जो जानते हैं वो एक बीमारी होती है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, वो देखने वाली टीबी नहीं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसको क्षय रोग हिंदी में बोलते हैं, क्षय रोग उसको हिंदी में बोलते हैं, क्षय। हाँ, क्षय मतलब ये होता है किसी भी चीज का डिटेरियोरेशन होना, मतलब वो कट कट के गल जाना, खत्म हो जाना, उसको क्षय बोलते हैं। तुम्हारा क्षय हो जाए, समझ, तुम लोग शायद ना सुनोगे क्षय मतलब, अरे जब कहीं जाओगे क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में जो सरकारी अस्पताल है वहां पर लिखा था क्षय रोग का टीका, है ना। एक अस्पताल है जो बेली है, बेली में भी है, लेकिन बेली के एक आगे जाओगे तेलियरगंज चौराहा पड़ता है, MNIT, हाँ टीबी का पूरा अस्पताल ही है, वो पूरा वो क्षय रोग का अस्पताल है, समझे ना। अब देखो जो टीबी हुआ करता था पहले, टीबी को राज रोग बोलते थे। क्या बोलते थे, राज रोग। मतलब वो किसी नॉर्मल लोगों के पास नहीं हुआ करता था, जो बड़े बड़े राजा लोग थे उनके पहले हुआ करता था। अब तो कॉमन हो गया, उसका पहले ट्रीटमेंट नहीं था, अब तो उसका ट्रीटमेंट हो गया,
अब ऐसा नहीं कि उसका ट्रीटमेंट है, किसी को होता है ठीक हो जाता है। बात समझ गया? तो अब देखो ये क्या बनाएगा, कैरियर। अगर अब देखो अगर दोनों क्रोमोसोम पे है तो अब ये हीमोफीलिया इफेक्टेड फीमेल कहलाएगी, अगर उसके दोनों क्रोमोसोम पे है तो। अब देखो अगर मेल में है, अगर मेल की बात करें, अगर मेल की बात करें तो जो मेल होता है उसका क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स और वाई। इसके पास तो एक तो एक्स ही है बेचारे को। अब या तो होगा या तो नहीं होगा, बिल्कुल राइट। अगर एक पे भी आ गया तो ये क्या है, बीमारी है। मतलब ये मेल कैरियर नहीं हो सकता, फीमेल कैरियर हो सकती है। बस समझिए ना, मतलब फैलाने का काम फीमेल कर सकती है। अरे कैरियर मतलब बीमारी है, कोई अपने इस पे उसमें नहीं लेना है इसको, समझ गए ना। और देखो इसमें क्या है, अगर ये कैपिटल एच है तो नॉर्मल, अगर स्मॉल एच है तो क्या होगा, हीमोफिलिक मेल। बस समझ गए ना। इसका कुछ ये तो बस इतना हमें समझना है। बाकी अगर इसको हम लोग क्रॉस करा के समझने का प्रयास करें, जैसे मान लो हम एक मान लो क्वेश्चन बनता है, देखो ध्यान समझो, थोड़ा सा कॉपी निकालो, पेज निकालो, कॉपी निकालो, जल्दी जल्दी जल्दी, कहीं पे लिख लो, हाँ लिख जहाँ पे करना है। हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं तो तुम लोग जल्दी करके दिखाओ फटाक से 5 मिनट में। हाँ क्वेश्चन ये है, तुम लिखो एक कैरियर फीमेल है, क्या लिखोगे, कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल की शादी होती है नॉर्मल मेल से। जो कैरियर फीमेल हैं उसकी शादी होती है नॉर्मल मेल से। बोलना कुछ नहीं है, देखो नहीं मतलब उसमें कुछ बोलिए, बोलना नहीं है, बस इतना लिखना कैरियर फीमेल है, समझ जाओ कैरियर फीमेल मतलब। और उसकी शादी किससे होती है, नॉर्मल मेल से। जब कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल शादी होगी तो उसके जो बच्चे होंगे उसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी हीमोफीलिया होने की, यही बताना तुम लोग को जल्दी से। मतलब देखो कैरियर, देखो कैरियर क्या है, फीमेल है, और जो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या है, मेल है। इन दोनों की शादी हो गई तो अब जो कैरियर फीमेल है उसका क्रोमोसोम नंबर कैसा होगा, एक्स, कैपिटल एच और स्मॉल एच, और इसका क्या होगा, एक्स और वाई, ये नॉर्मल है। तो इन दोनों की जब शादी होगी तो जो इनके बच्चे होंगे उनमें क्या संभावना होगी, किसको बीमारी हो सकती है। सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुनो। देखो हमने क्या लिया, एक कैरियर फीमेल लिया और एक के लिया नॉर्मल मेल लिया। अब हमको इसमें ये बताना है कि जो इसके ऑफस्प्रिंग अर्थात बच्चे आएंगे उसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हीमोफीलिया किसको होगा, मेल बच्चों को मतलब लड़कों को होगा कि लड़कियों को होगा। अगर लड़कों को कितना परसेंट होगा या लड़कियों को कितना परसेंट होगा, तो इसको ऐसे करो, क्रॉस कराओ। देखो यहाँ पे तुम लोग जब करो ना, पहले ऐसे बना लो, सीधा सीधा ऐसे ऐसे बना करो। अब रुक जाओ थोड़ा, हमको करने दो पहले। देखो ऐसे बना लो। अब इधर देखो, देखो एक तरफ क्या ले लिए, कैरियर, ध्यान समझो, एक तरफ क्या ले लिए, कैरियर फीमेल, और दूसरी तरफ क्या ले लिए, नॉर्मल मेल। समझ गए ना। देखो ये क्या है, बात मत करो, ध्यान सुनो इधर, ये क्या है, ये कैरियर फीमेल है, तो देखिए नॉर्मल मेल है। अब इसको देखो क्रॉस कराओ, तो जब यहाँ क्रॉस कराओगे तो ये एक्स और ये एक्स, और इसमें ऊपर क्या आएगा, स्मॉल एच, यहाँ क्या रहा, कैपिटल एच, यहाँ क्या आएगा, कैपिटल एच। अब बताओ इसको जब कराएंगे ये क्या आएगा, दोनों में क्या है, कैपिटल कैपिटल है ना। अब इस पे आओ, एक्स और ये क्या है, वाई, इस पे क्या है, स्मॉल एच, और अब इस पे आओ, कैपिटल और एक्स और वाई, और इसमें क्या है, ये आएगा। इतना समझ पा रहे हो। अब देखो ध्यान से देखो, अब तुमको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है कि मतलब इसमें 2 लड़के हुए हैं, 2 लड़कियां हुई हैं। अब जो 2 लड़के हुए हैं उन 2 लड़कों में एक लड़के को बीमारी है कि नहीं है, बस समझ रहे हो। ये जो 2 लड़के हुए हैं उसको, उसमें से एक लड़के को क्या है, बीमारी है।
तो इसका मतलब जो लड़कियों में 50% लड़के इन्फेक्टेड हो गए। इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि ये दोनों 100% हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? 50% बॉय आर इन्फेक्टेड। हाँ सही था, लेकिन 50% क्या बोलना पड़ेगा ना लड़के। अब 50% टोटल बहुत गलत हो जाएगा ना, क्या समझो? 50%, क्योंकि देखो ये 2 लड़के हुए हैं, 2 में से एक को बीमारी है, इसका मतलब 50% लड़के क्या है? इन्फेक्टेड है। पकड़ है ना? अब इसका मतलब यहां कर हो गया, मतलब 50% बॉय इन्फेक्टेड। अब देखो, अब लड़कियों देख लो, अगर लड़कियों देखोगे तो हाँ देखो ये क्या है? कैरियर है, और ये क्या है? नॉर्मल है। तो देखा जाए तो लड़कियां सारी नॉर्मल है, क्योंकि कैरियर को भी नॉर्मल ही बोलते हैं, समझ गए ना? कैरियर को भी नॉर्मल ही बोलेंगे उसके। अब उसको देखो नॉर्मल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको कोई बीमारी सिम्टम उसको दिखेगा नहीं, भले उसके अंदर उसको है। हालांकि इसको अगर आप बोलेंगे तो लड़कियां सारी, इसके आंसर जो आएगा ऑल गर्ल आर नॉर्मल, पहली बात थी, बस समझ गए ना? अब इसमें क्या होगा? लड़कियां नॉर्मल है, लेकिन अगर बात करें कैरियर की तो इसमें 50% क्या है? कैरियर है लड़कियां, और 50% क्या है? नॉर्मल है, बस समझ गए ना? इसका आंसर ये आएगा। अच्छा, अगर मान लो पूछा टोटल बच्चों में से कितना परसेंटेज इन्फेक्टेड है, तो 25%। केवल 4 में से केवल एक ही तो इन्फेक्टेड है। अगर सबको मिला के बोला जाएगा तो 25% बच्चे क्या होगा? इन्फेक्टेड। लेकिन ये बात बताना पड़ेगा कि कौन सा लड़का बॉय इन्फेक्टेड होगा कि गर्ल, बस समझे ना? अब कर पाओगे ना? ऐसा कर लोगे, बता पाओगे? अब दूसरा क्वेश्चन लिखो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन लिखो। समझ गए हो? समझ में आया है? क्वेश्चन दूसरा लिखो। देखो यहां क्या लिखे थे? यहां हमने क्या लिखा? कैरियर फीमेल लिखे थे। अब इसको क्या कर लो? इसको कर लो नॉर्मल। इसको कर लो क्या? नॉर्मल फीमेल। और इसको कर लो इन्फेक्टेड मेल। तो इसका मतलब यहां पे ये नॉर्मल होगा तो यहां मतलब क्या होगा? ये कैपिटल एच हो जाएगा और ये स्मॉल एच हो जाएगा। अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी इन दोनों की? इसको बताओ आंसर जल्दी से करके। देखो यह भी इसको यही समझा दें। देखो ये क्या है? दोनों को क्रॉस करा के कुछ प्रोडक्ट निकालना है। अब अगर इतना नहीं बनेगा फिर बेकार है, फिर चुल्लू पानी में डूबने लायक है। सुन लो ध्यान से, इन दोनों को बगल बगल रख देना है। देखो ये क्या है? ये फीमेल मतलब मम्मी होगी, ये क्या है? पापा है। इन दोनों को साइड में रखो। देखो ऐसे बना लो कॉलम, ऐसे और ऐसे, ऐसे कॉलम बना डालो। बना लोगे? एक तरफ क्या इनका रख लो, एक तरफ इसको रख लो। देखो यहाँ क्या रखा गया है? कैपिटल एस और कैपिटल एस, दोनों ऊपर क्या है? कैपिटल एच कैपिटल एच है। और इधर क्या है? इधर एक्स और इधर क्या है? वाई। और इसमें स्मॉल एच है, मतलब इसमें बीमारी है। अब इन दोनों को उठा उठा के रखते जाओ, इसको उठाओ इसको उठाओ, यहां रख दो कैपिटल एस, और ऊपर एक वाले में कैपिटल एच है और एक में क्या है? स्मॉल एच है। और ऐसे इसको रख दो कैपिटल एस, ऊपर एक में क्या है? कैपिटल एच और एक में क्या है? स्मॉल एच। ऐसे रख दो। अब इस पे आओ, एक्स और वाई। अब बताओ जो ये एक्स है ये क्या है? कैपिटल है। और इस पे आओ, एक्स और वाई, इसमें क्या है? कैपिटल है। तो अब देखो जो कैपिटल एच है वो बीमारी नहीं है, वो नॉर्मल कहलाता है। इसका मतलब लड़के सारे क्या होंगे? इसमें नॉर्मल होंगे, और लड़कियां भी नॉर्मल होंगी लेकिन कैरियर होंगी। अच्छा, इससे देखो जानते हैं, इससे क्वेश्चन बन के आया। देखो इससे क्या क्वेश्चन बन के आया कि अगर फीमेल को बीमारी है, अगर फादर को बीमारी है, तो वो अगर फादर बीमारी है और फीमेल मम्मी नॉर्मल है, तो उसकी बीमारी उसके लड़कों में नहीं जाएगी। बस समझ रहे हो ना? अगर फादर को बीमारी है तो उसकी बीमारी उसके लड़कों में नहीं जाएगी। नहीं जा रही ना? देखो ये बीमारी था इसको, लेकिन उसको किसी भी लड़कों को बीमारी आया नहीं आया। वो किस में चला गया? लड़कियों में। और किसको क्या बना दिया? कैरियर। अब अभी वो कैरियर रहेंगी, अभी वो दबी हुई है। जब इनकी अगली पीढ़ी आएगी तो हो सकता है इससे क्या हो जाए? डोमिनेटिंग, मतलब दिख जाए वो। अभी ये क्या कहलाएगा? 50 सारी लड़कियां क्या है? कैरियर है। जितनी लड़कियां सारी क्या है? कैरियर है। और लड़के सारे क्या होंगे?
नॉर्मल होंगे। बस समझिए ना, अब कर पाओगे ऐसे। अब जब भी क्वेश्चन आएगा बदल बदल के आएगा, कोई फीमेल कैरियर है वो बीमारी है, इसको बीमारी वो नॉर्मल है, कुछ भी आएगा बस ऐसे रख के बनाना है ऐसे। बस समझिए ना। अच्छा सिंपल ये एच ओ एच का तुम लोग कंसेप्ट नहीं लेना है, एक बताओ सुन लो, एक अब बताओ नॉर्मल केस, अगर तुमको ये वाला कंसेप्ट मतलब निकालने के लिए अगर ये एच का झंझट नहीं पालना है तो बस सीधा करो कि एक्स और ये एक्स और वाई, देखो इधर देखो ध्यान से, बस यहाँ रख लो कि यहाँ ऐसे पॉइंट रख लो, इसका मतलब इसके ऊपर बीमारी है। बात समझिए ना, अगर यहाँ पॉइंट रख लो तो इसको भी बीमारी है, और यहाँ रख लो तो यहाँ बीमारी है, और अगर ये नहीं है तो ये नॉर्मल है, ये नहीं है तो ये भी नॉर्मल है, ये नहीं तो भी नॉर्मल। बस समझिए ना, अगर ऐसा नहीं करना है एच का, बस एच क्या है कि वो उसका जीन है, अगर कैपिटल एच होगा तो बीमारी नहीं है, स्मॉल एच बीमारी है। बस समझिए ना। अब देखो दूसरी ये बीमारी क्या है, कलर हीमोफीलिया, इसका सिम्टम बता देखिए क्या मिलता है, ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, अगर शुरू हो गई तो कहीं कट गया तो। अब इसमें देखो क्या होगा, अगली बीमारी आएगी कलर ब्लाइंडनेस। देखो ये बीमारी होती है, ये बीमारी जिसको होती है उसको रेड कलर में और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। समझ रहे हो ना, कि मतलब ये लाल है कि हरा है वो समझ नहीं पाएगा, उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा अगर कोई लाल और हरा पहचान नहीं पाएगा तो उसको रेलवे विभाग में नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। मान लो उसको ट्रेन का ड्राइवर बना दिया गया, हाँ कहीं अगर मान लो कहीं उसको ड्राइवर बना दिया गया, अब आगे सिग्नल लाल है, ले तेरी उड़ा दिया ट्रेन, समझ गया ना। ऐसे मान लो अब आगे सिग्नल हरा है, वो रोक दिया, पीछे से आया कोई उसको उड़ा दिया, बस समझ गया ना। तो उसको हाँ केवल और केवल लाल और हरा, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगा उसको केवल लाल और हरा को पहचान नहीं पाएगा कि ये लाल है कि हरा है, बस समझ गया ना। बाकी और कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको ये दिक्कत होगा उसको लाल और हरा पहचान नहीं पाएगा। एक बीमारी होती है नाइट ब्लाइंडनेस, उसको रतौंधी बोलते हैं। तो उससे तुम लोग कभी कभी बच्चे इसको रिलेट कर लेते हैं, कहते हैं इसको रात में दिखाई नहीं देता है, वो अलग बीमारी है। अब कोई पूछता है यार रात में तो किसी को नहीं दिखाई देता, ये भी बात सही है कि दिखता है क्या रात में, मतलब हाँ मतलब ये जैसे मान लो अंधेरा हो गया, जैसे होता है ना कि चांदनी रात है, समझ गया ना। अब ये है कि अगर हम लोग को जिसका नॉर्मल है तो उसको चांदनी रात में कुछ दिखेगा, या मान लो लालटेन वालटेन लेते हो तो दिखेगा, लेकिन जिसको रतौंधी मतलब नाच बरस होगा उसको कुछ नहीं दिखेगा। हाँ उसको रतौंधी हिंदी में बोलते हैं, समझ गया ना। तो अब देखो इसमें क्या होगा, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो वाली बीमारी भी एक्स लिंक थी और ये बीमारी भी क्या होगी, एक्स लिंक्ड होगी। अब वो भी रिसेसिव थी और ये भी क्या हो जाएगी, रिसेसिव होगी, समझ गए। अब इसमें देखो ये टू डिफेक्ट इन द आइदर रेड एंड और ग्रीन कोन ऑफ आई। अच्छा ये जो कोन लिखा है तुम लोग शायद आंख पढ़े हुए क्लास 11th में, उसमें एक बात बताया गया था, रॉड और कोन। आंख में एक रॉड पाया जाता है और एक कोन पाया जाता है, बस समझ गए ना। हाँ 11th में जो आई वाला चैप्टर था उसमें कट गया था क्या, सेंस ऑर्गन 10th में था, 11th हाँ तो कलरफुल वर्ड फिजिक्स में था वो, उसको हम ही पढ़ाए थे 10th में। यहाँ पे 11th में उसमें आया जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम में 5 सेंस ऑर्गन है, इसमें आंख कान और हाँ आंख और कान को डिटेल में पढ़ना है, उसमें है तो आंख कान कट गया था क्या, हम तो 5 सेंस काटा गया था, ठीक है। फिर आप समझो ये जो कोन होता है, ये कोन जैसे कि मान लो एक होता है रॉड, एक होता है कोन। रॉड जब एक्टिव होगा तो वो रात में देखेगा और जब कोन एक्टिव होगा तो वो दिन में देखेगा। जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रात में देखते हैं, जैसे आउल जो उल्लू होता है ना उसको रात में दिखता है ना, कुछ अच्छा तो उसको दिन में नहीं दिखाई देगा, हाँ वो दिन में से देखता है। अब कुछ हाँ चमगादड़ भी है, चमगादड़ लेकिन बर्ड नहीं है, चमगादड़ बर्ड है, हाँ बैट मतलब वो बर्ड है कि नहीं, बताओ तुम लोग, चमगादड़ बर्ड है कि नहीं है, हाँ बोलो। कोई बोलेगा चमगादड़ क्या है, मतलब वो किस प्रजाति से ताल्लुकात रखता है, हाँ सही बोली है, हाँ और क्या, बैट मैमल्स होता है, बैट मैमल्स होता है, समझ गए ना।
भले वो उड़ता है लेकिन वो मैमल्स है, वो बर्ड नहीं है, समझ गए। अब देखो इसमें, अब रिजल्ट द फेल्योर ऑफ डिस्क्रिमिनेट द बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर, इट इज ड्यू टू द म्यूटेशन। आप देखो इसका मतलब समझ जाओ, ये किस वजह से होता है, म्यूटेशन इन द सम जीन इन द एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम में जो सा होता है उसमें मिलता है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखा, इट अकर्स इन 8% ऑफ मेल एंड 0.4% ऑफ फीमेल। अब देखो मेल में ज्यादा क्यों है, कौन बताएगा, ये मेल में ज्यादा देखने मिलता है बीमारी। अरे कलर ब्लाइंडनेस, अंदाज को थोड़ी बोलते हैं, बस लाल हरा पहचान नहीं पाए बस हो गया। बताओ मेल में ज्यादा देखने मिलता है और फीमेल में कम, ऐसा क्यों, कोई सोच पाएगा, सोच पाएगा ना। यहां देखो, इधर देखो कैसे, इधर देखो सब लोग, देखो कैप्स, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। हाँ देखो, अगर मान लो फीमेल है, अगर मान लो किसी फीमेल के एक पे बीमारी है तो बीमारी कहलाएगी, नहीं कहलाएगी, ये बीमारी नामक कहलाएगी, भले कह नामक कहलाएगी। लेकिन अगर मेल में, अगर बेचारे में एक भी आ गया तो इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसीलिए मेल ज्यादा परेशान है इस बीमारी से, और फीमेल में दो एक्स, इसीलिए फीमेल थोड़ा कम परेशान है, जानते हो। इसे वो जो सर का बाल किसी का गिर जाता है तो फीमेल जो बाल्ड कम देखने को मिलती है, जो फीमेल बाल्ड कम है, मेल बाल्ड ज्यादा है, समझे ना। जो हवाई पट्टी बनती है ऊपर, ये फीमेल में बहुत कम होती है, मेल में बहुत ज्यादा होता है, और समझे बहुत रेयर केस। तो ऐसे ही भी बीमारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8% होता है मेल में और अबाउट 0.4% होता है फीमेल में। दिस इज बिकॉज द जीन्स आर एक्स लिंक्ड डिजीज, और ये नॉर्मल एलील ऑफ डोमिनेंट, उसको सी से लिखते हैं और रिसेसिव को स्मॉल सी से लिखते हैं। और ये जो कॉज कलर ब्लाइंडनेस कॉज करता है, इसको भी अगर वो करना होगा, क्या बोलते हैं, जब इनहेरिटेंस करना होगा तो ऐसे करना पड़ेगा। इसे बोलने की एक नॉर्मल मेल है, सुन ध्यान से, एक नॉर्मल मेल है, इसका मतलब उसको बीमारी नहीं है। एक इफेक्टेड फीमेल है, इसका मतलब दोनों पे होना चाहिए। इसे अगर बोले कि नॉर्मल मेल है, इसका मतलब वो क्या है, वो ऐसा है। अगर बोल दें इफेक्टेड फीमेल है तो इसका मतलब ये कैसी है, ये ऐसी है। अगर कैरियर बोलते तो किसी एक पे होता, बात समझ रहे हो ना। बाकी क्रॉस वैसे होगा जैसे हीमोफीलिया का हुआ था, बस उसका सिम्टम कैपिटल एच स्मॉल एच था, इसका सिम्टम कैपिटल सी और स्मॉल सी होगा, बस समझ गए ना। एक बात और ध्यान दो, अगर ये कैरियर होती तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाती, अगर दोनों सेम होता तो होमोजाइगस कहलाएगा, बात समझ गए ना। तो ये बाकी इसमें क्या होगा, बाकी सब में होगा सेम देखने को मिलेगा और कोई इसमें अंतर नहीं है। अब एक बीमारी आएगी सिकिल सेल एनीमिया। समझ गए ना, इसको मतलब फिर चलो कल पढ़ेंगे सिकिल सेल एनीमिया को, और अभी जो अब बीमारी आगे उसको पढ़ेंगे।